नमस्कार दोस्तों, एक नई और सच्ची कहानी के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो कहानी है ये सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस प्रकार से किसी केस में यदि पब्लिक का दबाव पड़ता है तो प्रशासन से लेकर कोर्ट तक सब चीज़ों का अनदेखी करते हुए जल्द से जल्द केस को निपटा देने की कोशिश करते हैं। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। जब इस केस के दोषी को फांसी दे दी गई उसके बाद भी कई वर्षों तक चर्चा ये थी कि क्या ये फांसी सही व्यक्ति को दी गई है, क्या जिस व्यक्ति को फांसी दी गई थी वह बेगुनाह तो नहीं था। इस बात की चर्चा पूरे देश में आज तक भी होती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और उसी कोलकाता से इस कहानी की शुरुआत होती है। कहानी है 5 मार्च 1990 की। भवानीपुर एक जगह है कोलकाता में और वही उसी भवानीपुर में एक आनंद अपार्टमेंट है। वहीं पर एक फैमिली रहती थी। पिता का नाम नागरदास पारिक और माता का नाम यशुमती पारिक। इनको एक बेटी और एक बेटा है। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है जिसकी उम्र 14 से 15 साल है और बेटी की नाम है हैतल पारिक। पिता का सोने चांदी का व्यापार है, दुकान है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 5 मार्च को इनके ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है। माता जो लड़की की माँ है हैतल की, यशुमती पारिक, मंदिर गई हुई थी। मंदिर से जब रिटर्न आती है तो देखती है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। दरवाज़ा पीटती है, अपने बेटी हैतल को आवाज़ देती है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसको देख करके वो घबरा जाती है। पास पड़ोस के लोग तब तक जुट जाते हैं और सबसे वह बोलती है कि मेरी बेटी अभी अभी स्कूल से आई है और मैं पूजा करके जस्ट आई और दरवाज़ा पीट रही हूँ, बेल बजा रही हूँ लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और वो दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है। तमाम पास पड़ोस के लोग जुटते हैं, वो लोग भी दरवाज़ा पीटते हैं लेकिन कोई आवाज़ अंदर से नहीं आती है, ना ही कोई दरवाज़ा खोलता है। तब जो पास पड़ोस के लोग थे, उस बिल्डिंग के, उस अपार्टमेंट के लोग, सब लोग मिलकर एक निर्णय करते हैं कि दरवाज़ा को तोड़ दिया जाए। दरवाज़ा तोड़कर देखा जाए कि बच्ची अंदर क्या कर रही है। सब लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ते हैं और दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही उस घर में सब लोग अंदर जाते हैं तो अंदर का माजरा देख करके ना सिर्फ उसकी माँ बल्कि जो पास पड़ोस के लोग थे वो भी पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। अंदर जो हैतल नाम की लड़की है जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, वह क्लास 10 की छात्रा थी। खून से लथपथ पड़ी हुई थी घर में। अब तुरंत उसकी माँ देख करके अपनी बेटी को चीखने चिल्लाने लगती है। पड़ोसियों की मदद से उसको तुरंत एक नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है और डॉक्टर से विनती करने लगती है कि मेरी बेटी का इलाज किया जाए, पता नहीं इसको क्या हो गया। जैसे ही डॉक्टर उस बच्ची को देखते हैं, उसकी नब्ज को टटोलते हैं, तो डॉक्टर तुरंत उसकी माँ और जो उसके साथ में आए हुए लोग थे उनसे बोलते हैं कि इस बच्ची की मृत्यु हो चुकी है, अब इसका हमें पोस्टमार्टम करना होगा और ये पुलिस केस हो गया। तुरंत वहीं से डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और फैमिली के साथ उस बच्ची को लेकर के अपार्टमेंट में जाया जाता है। उसके बाद पता ये चलता है कि इस बच्ची का रेप हुआ है। अब जैसे ही ये पता होता है, पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर जैसे ही क्लियर करते हैं कि इस बच्ची का रेप हुआ है, तुरंत उसका पिता और तमाम रिश्तेदार लोग घर पर आते हैं। पुलिस अब पूछताछ करना शुरू कर देती है और पुलिस का एक ही सवाल था उनके फैमिली से कि क्या तुम लोगों का किसी से यहाँ पर दुश्मनी है या कोई बच्ची को छेड़ता था या बच्ची का किसी से संबंध था। तमाम ऐसे सवाल पुलिस वाले उनके फैमिली से पूछते हैं। तब जाके जो पिता है उस लड़की का, जिसका नाम है नागरदास पारिक, वह एक कहानी बताता है कि 1 मार्च सन 1990 यानी जिस दिन घटना हुआ था उससे 5 दिन पहले 1 मार्च को उसकी बेटी स्कूल से जब आ रही थी तो जो उनके अपार्टमेंट का होम गार्ड था वह उनके बच्ची को छेड़ा था, जिसकी शिकायत बच्ची घर पर आकर की थी अपने माँ से। तब उसकी माँ बोली कि ऐसे वो अंकल नहीं हैं, इस बार छोड़ देते हैं, यदि दोबारा से कुछ करते हैं तो बताना, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2 दिन के बाद 3 मार्च को फिर वही होम गार्ड उस बच्ची को फिर स्कूल से आते हुए फिर उसके साथ छेड़छाड़ करता है और फिर तब जाके वो अपने माँ से उस बात को बताती है। तब उसकी माँ उसके पिता नागरदास पारिक से
इस बात को बताती है तब सोसाइटी के लोगों ने मिल करके एक मीटिंग बैठाते हैं और मीटिंग में ये बात होती है कि जो ये सिक्योरिटी गार्ड है इसको यहाँ से हटा देते हैं। उसको तुरंत उसी दिन हटा दिया जाता है 3 मार्च को, और दूसरे होमगार्ड को नियुक्त कर दिया जाता है। और उसके बाद 5 मार्च को इस बच्ची के साथ ये घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तब सीधे सीधे जो नागरदास पारिक हैं यानी उस बच्ची के पिता, उनका सीधे सीधे आरोप था कि जो होमगार्ड था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, कहीं न कहीं वही बदला लेने के लिए मेरे बेटी के साथ ऐसा घिनौना कार्य किया है और मेरी बेटी का हत्या किया है। तुरंत पुलिस की टीम उसको ढूंढने में लग जाती है, उसके घर जाती है, उसके घर वह मिलता नहीं है। 3-4 दिन तक पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती है। लास्ट में उसकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाता है। और इस केस को जो है कि ट्रायल पर लगा दिया जाता है। कोलकाता पुलिस जल्दबाजी में चार्जशीट दायर करती है और निचली अदालत उसको फांसी की सज़ा सुना देती है। उसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में जाता है, कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट भी इस जो फांसी की सज़ा है निचली अदालत को उसको बरकरार रखते हुए फांसी की सज़ा ही मुकर्रर करती है। उसके बाद इस घटना को लेकर के जो आरोपी के फैमिली वाले हैं और जो खुद जो आरोपी है धनंजय चटर्जी, इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्णय होता है कि जो धनंजय चटर्जी है, ये जो इतना घिनौना कार्य किया है, इसके लिए इसको फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद ये लोगों के द्वारा देश के राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाली जाती है। उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम थे, उनके द्वारा भी इनका दया याचिका खारिज कर दी जाती है। उसके बाद 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी, जिसको तीनों अदालत, निचली अदालत और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो इसकी दया याचिका को खारिज कर दी गई थी, उसको फांसी दे दी जाती है। और फांसी के तख्ते तक लटकते तक उसका एक ही मतलब बयान रहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं इस घटना को अंजाम नहीं दिया हूँ। क्या मेरे मर जाने के बाद ये केस चालू रहेगा? क्या इस केस के जो असली गुनाहगार है उसको पुलिस खोजेगी, या मुझे फांसी दे करके इस केस को शांत कर दिया जाएगा? जो लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसको शांत कर दिया जाएगा और जो असली कातिल है, जो असली गुनाहगार है, वह क्या बाहर ही घूमता रहेगा? तमाम ऐसे सवाल करते करते उसको फांसी के तख्ते तक लेकर जाया जाता है और फांसी दे दी जाती है 14 अगस्त को। लेकिन उसके बाद इस घटना को लेकर के पुलिस की टीम जब थोड़ी बहुत और इंक्वायरी करती है और जो बड़े बड़े अफसर है उस घटना को लेकर के जो देख रेख करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये संदेह होता है कि जो ये धनंजय चटर्जी है ये बेगुनाह तो नहीं था। कोई असली कातिल, जो बलात्कारी है, जो कातिल है, वो आज भी लगता है बाहर ही घूम रहा है। और बेगुनाह जो धनंजय चटर्जी था उसको फांसी दे दी गई, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बाद में सबूत मिला जो इसके खिलाफ था, जो ये साबित कर रहा था कि धनंजय चटर्जी ये काम को अंजाम दिया ही नहीं था। और बहुत सारा सबूत था, जैसे में कि जब लड़की की माँ और सोसाइटी के लोग दरवाज़ा पीट रहे थे तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। तो पहला सवाल यही उठता है कि जब अंदर से दरवाज़ा लॉक था तो वो बाहर कैसे गया? वो भाग के यदि बाहर जाता तो अंदर से बाहर से दरवाज़ा लॉक रहता, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था और बाकी कहीं से भी फ्लैट से बाहर निकलने की जगह नहीं थी। और तमाम ऐसे सवाल थे, जैसे डॉक्टरों ने बोला था कि लड़की बचने की बहुत कोशिश की, उसके नाखून में जो कि चमड़ा मिला था, जो भी अपराधी जो भी उसके साथ गलत काम कर रहा था उसको नोची थी, अपने बचने के लिए धक्का दी थी। ऐसा कोई निशान धनंजय चटर्जी के शरीर पर नहीं मिला था। लड़की खून से लथपथ थी, लेकिन धनंजय चटर्जी के शर्ट पर ना ही उसके शरीर पर कहीं भी खून के धब्बे मिले थे। तमाम ऐसे सबूत थे जिसे यदि अच्छे से जांच पड़ताल कोलकाता पुलिस करती या सुप्रीम कोर्ट में इसको ध्यान से रखा जाता इस केस को, तो शायद धनंजय चटर्जी बच सकता था, शायद वो बेगुनाह था। जो असली कातिल है शायद वो आज भी जिंदा है, आज भी घूम रहा है खुला। तो ये तमाम जो ऐसी घटना है ये यही साबित करती है कि जो पब्लिक का दबाव होता है कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर, कोर्ट के ऊपर,
कोर्ट और प्रशासन दोनों फिर वही चाहते हैं कि कैसे भी करके जो पब्लिक का गुस्सा है उसको शांत किया जाए, और आनन फानन में जिस प्रकार से इस केस को लगा करके चार्जशीट और जल्दी से जल्दी इसको फांसी दे करके धनंजय चटर्जी को फांसी दे दी गई और इस केस को शांत कर दिया गया। तो ये थी आज की कोलकाता की सच्ची घटना। ऐसी तमाम घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।